नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। तो सिलसिला ये सियासत का कभी रुकता नहीं है, इसलिए बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की। प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की आज हम बात करेंगे। इन्हीं राजनीतिक किस्सों को लेकर आए हैं आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। देश में उपचुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश के 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी एक सीट पर उपचुनाव होने हैं, उसके लिए भी तारीखों का ऐलान हुआ, जिसके बाद सियासी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी। इसी को लेकर यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनाव का शंखनाद हुआ है। उपचुनाव को लेकर लंबे समय से चल रही खींचतान अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर वो तारीख होगी जब रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा और इसके ठीक 10 दिन बाद ये पता चल जाएगा कि रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट का बाहुबली कौन होगा। 4 जून को विधायक से सांसद बने बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस और बीजेपी की सियासत का नया मुद्दा दे दिया था, जिसके बाद से लगातार अब तक रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ती रही। बात अगर वैसे भी दक्षिण विधानसभा सीट की करें तो इस सीट पर हमेशा से बीजेपी और बृजमोहन अग्रवाल का जलवा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव। चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। 18 अक्टूबर को जारी होगा नोटिफिकेशन। 25 अक्टूबर नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख। 30 अक्टूबर तक लिए जा सकेंगे नाम वापस। 13 नवंबर को होगा मतदान। 23 नवंबर को आएगा नतीजा। आखिरकार 16 साल बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की राह खुली है। इससे पहले 2008 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार यहां से बृजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया जाता रहा है और जीतते ही रहे। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही एक बार फिर सियासी गलियारों में करंट दौड़ गया। बीजेपी के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता रणनीति बनाने में लग गए। कांग्रेस में गुपचुप मंथन का दौर शुरू हो गया है। सबसे खास ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी छाती चौड़ी कर जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार उपचुनाव की तैयारियां कर रही है और उपचुनाव हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और इसके लिए नेता, कार्यकर्ता, पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर के भी जो है तिथि अब ऐलान कर दी गई है, जिसमें 13 नवंबर को देखा जाएगा कि रायपुर दक्षिण का मतदान होगा। ऐसे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। तिथि का ऐलान हो चुका है, तैयारियां कैसी हैं? भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र राजनीतिक दल है जो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता के बीच रहकर काम करती है और इस तरह से हम लगातार हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। रायपुर दक्षिण की जनता हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते आई है और इस बार के उपचुनाव में भी रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 13 नवंबर जो तारीख है वो कितनी खास भाजपा के लिए रहने वाली, क्योंकि इस बार बृजमोहन अग्रवाल जो है वो मैदान में नहीं है? देखिए, वास्तव में बृजमोहन अग्रवाल जी ने लंबे समय तक उस क्षेत्र का नेतृत्व किया है। एक एक परिवार से उनके व्यक्तिगत संबंध है, जुड़ाव है और आज बृजमोहन अग्रवाल जी पूरे लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ दक्षिण की जनता तो जुड़ी हुई है और बृजमोहन अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में दक्षिण की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। हाल ही में कोर कमेटी की बैठक हुई, कई नामों पर चर्चा हुई और दिल्ली भी जो है वो नाम भेजे जाएंगे। किन किन नामों पर अब तक मंथन हो चुका है? देखिए, सभी जिस प्रकार से आज प्रदेश का वातावरण है, दक्षिण परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। इच्छा रखने वाले कार्यकर्ताओं की लंबी सूची है, पर जिसे भी पार्टी प्रत्याशी घोषित करेगी सब लोग मिलकर उनसे जिताने का काम करेंगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी की अगर स्थिति देखें तो क्या रायपुर दक्षिण से उनकी जो आशा की किरण जगी है वो बुझने वाली है या फिर कोई फायदा जो है बृजमोहन अग्रवाल के बाद हटने के बाद उनको मिलेगा?
देखिए, मैंने जैसे कहा कि लगातार रायपुर दक्षिण की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते आई है। इस बार भी रायपुर दक्षिण की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। कांग्रेसी तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि अब सम्मानीय हमारे सांसद जी सांसद बन गए हैं तो उनको मौका मिला है, क्योंकि वो सांसद हैं तो भी उनका क्षेत्र है और विधायक थे तो भी उनका क्षेत्र है। खुश होने की कांग्रेसियों को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीजेपी यहाँ से जीतने वाली है। एक बात तो तय है कि दक्षिण विधानसभा सीट पर कांग्रेस मौका तलाश कर रही है, लेकिन बीजेपी अपनी साख बचाने की तैयारियों में जुटी है। दोनों ही पार्टियां दक्षिण विधानसभा सीट को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही हैं। इस सीट में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी है, तो खबरें ये भी हैं कि बीजेपी प्रत्याशी चयन कर 3 नामों को आलाकमान भेज चुकी है। उपचुनाव के प्रभारी और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से आप प्रभारी हैं, क्या लगता है किस तरह से ये चुनावी जो गदर है वो रहेगा? देखिए, चुनाव तो समय हमेशा चुनाव के जैसा ही होता है और ये चुनाव भी उपचुनाव है और इसमें पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता सभी पार्टियों के कहीं न कहीं, चाहे वो बाहर ही बैठ के मन से लगे, पूरी प्रदेश की जनता, सारे लोगों का ध्यान रहता है। तो ये चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव होता है। जिस प्रकार प्रदेश के आम चुनाव होते हैं तो उसमें 90 विधानसभा होते हैं और अभी केवल 1 विधानसभा में होना है, तो प्रदेश के पूरे लोग, पूरे पार्टियों के लोग, सारे लोगों का नजर रहता है और एक बड़ा ही रोमांचक और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला ये चुनाव होगा। देखिए, आप लोगों ने, आपके बीजेपी से एक प्रभारी आपको बनाया गया है, कांग्रेस वार्ड के हिसाब से प्रभारी बना दिए, 13 प्रभारी बनाए गए हैं, सर्वे किया जा रहा है, उनके प्रदेश प्रभारी पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं। क्या लगता है चेहरा बदलने से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस तो पहले भी प्रभारी बनाती है और इनके यहाँ तो एक जिले में 50-50 तो महामंत्री इनके बन जाते हैं। हमारे यहाँ महामंत्री 2 बनते हैं। तो इनकी लीला ही न्यारी है, ये कुछ भी बना सकते हैं और बनाएं, नीचे तक बनाएं, एक वोटर का प्रभारी बना दें, उससे फर्क भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ता है। ब्रिजमोहन अग्रवाल एक बड़े चेहरे थे और अब वो सांसद बन चुके हैं। चेहरा बदलने के बाद अब दक्षिण का चुनाव कितना चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि अब आपको जिम्मेदारी दी गई है, अब ब्रिजमोहन अग्रवाल वहां से सांसद बन चुके हैं, दावेदारियों की भी लंबी कतार है कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। बीजेपी को लेकर कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हमारे एक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, बहुत ही हमारे मार्गदर्शक हैं, वरिष्ठ हैं। तो निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन इस चुनाव में रहेगा और उनके मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुरूप इस विधानसभा को हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इस सीट को लेकर कांग्रेस की गंभीरता के पीछे ये माहौल बताया जा रहा है कि इस सीट को लेकर कांग्रेस साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर बस जीतना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। उधर मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी उपचुनाव की तैयारी में जुट गई। विजयपुर सीट से भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में रामनिवास रावत के नाम पर मुहर लगाई। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी उपचुनाव के लिए विजयपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में रामनिवास रावत के नाम पर मुहर लगा चुकी है। वहीं सीहोर जिले की बुधनी सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव, रघुनाथ सिंह भाटी और रवि मालवीय, कार्तिकेय चौहान के नाम पर पैनल तैयार किया गया। प्रदेश चुनाव समिति ने दोनों सीटों पर उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिए हैं। अब दिल्ली से दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे। चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई है। चुनाव समिति के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 2 होने वाले उपचुनाव, विजयपुर विधानसभा और हमारी बुधनी विधानसभा के 2 आगामी समय में उपचुनाव हैं। उन उपचुनावों के बारे में जो चर्चा करने की आवश्यकता थी, उन पर पूरी चुनाव समिति ने आज चर्चा की है और चुनाव समिति के माध्यम से जो आवश्यक सुझाव आए हैं
उन सुझावों के आधार पर पैनल बना करके केंद्रीय नेतृत्व को हम भेज देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इसके साथ ही मैम अगर बात करें तो केंद्र सरकार की योजनाओं में जो अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे अग्रिम रहा है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इसकी तारीफ की है। मध्य प्रदेश में लगातार जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सबसे पहले पहुंचाई जा रही है जन जन तक। देखिए, डबल इंजन की सरकार जब काम करती है तो ऐसे परिणाम दिखाई देते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, लगातार जनता की हर अपेक्षा की कसौटी पर खरा उतरने के लिए संकल्पित है। उधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है। प्रत्याशियों के चयन पर भी मंथन हो रहा है, साथ ही चयन प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। देखिए, हमारी जो तैयारी है चाहे बुधनी को लेकर हो और चाहे आपके विजयपुर को लेकर हो, हम तो कहते हैं बीना में आप चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हो। एक देश एक चुनाव की बात करते हो और एक विधानसभा पे चुनाव नहीं करा पा रहे हो, बीना में आप इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो। उस विधायक को जो हमारी पार्टी छोड़ चुकी है और उसके बाद आप अगर उसका इस्तीफा नहीं ले पा रहे हो, उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, ये बताता है कि आपका ये सिर्फ कहते ना एक जुमला है, एक देश एक चुनाव, और कुछ नहीं है। और हम तो साफ कहते हैं कराना है, तीनों सीटों पर चुनाव कराइए। कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर तैयार है, पूरी तैयारी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रत्याशियों के चयन को लेकर माथापच्ची चल रही है। विधायक रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं बुधनी से विधायक रहे शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद विधायकी से इस्तीफा दिया, जिसके बाद से बुधनी सीट खाली हो गई। अब हर किसी को उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रत्याशियों के ऐलान का इंतजार है। मध्य प्रदेश में नशे और ड्रग्स का कारोबार को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मंच से खुलेआम वो कह रहे हैं कि नशे के तार कारोबार के जिस तरह से राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं, उस पर खुलासा होना चाहिए। इस कारोबार के पीछे कौन है, तो चलिए आखिर जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। राजधानी भोपाल में कुछ दिनों पहले एक फैक्ट्री में 1800 करोड़ से अधिक के ड्रग्स मिले थे, जिसके तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं। अब इसको लेकर सरकार से मंत्री ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि मेरे पास ड्रग्स बेचने वालों के नाम आ गए हैं। भोपाल से अधिकारियों को राजस्थान पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा। ड्रग्स के खिलाड़ियों को जेल में डालना होगा। मंत्री जी, दूसरी समस्या जो अभी नई पैदा हो गई है, वो हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं, पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहां पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए। ड्रग्स मामले को लेकर कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि उनके पास नशे के सौदागरों की डिटेल्स है। प्रतापगढ़ से नशा आता है और कठोरात्मक कार्रवाई की जरूरत है, जिसमें भोपाल पुलिस के हस्तक्षेप की जरूरत है। ये बयान मंच से मुख्यमंत्री के सामने दिया गया था। कितना शर्मनाक है कि समाज और परिवार नशे में बर्बाद हो रहा है और जनप्रतिनिधि जानते हुए भी भ्रष्टाचार में लिप्त राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। मध्य प्रदेश के काबीना मंत्री कह रहे हैं कि नशे के सौदागरों की डिटेल उनके पास है। मुख्यमंत्री के सामने सरे मंच पे कह रहे हैं, सारा प्रशासन वहां पे खड़ा हुआ है। मेरा सवाल है, अगर मंत्री जी आपको पूरा पता है तो कई घर जो रोज बर्बाद हो रहे हैं,
जिनके परिवार पीढ़ियों का नाश हो रहा है, उनके नाश को चुपचाप बैठने का काम और देखने का काम क्यों कर रहे हैं? डीजीपी साहब से सवाल है, अगर केंद्रीय मंत्री को इतनी बड़ी जानकारी है कि कौन इतने बड़े नशे का सौदागर है, कौन इतने नशे को मध्य प्रदेश में फैला रहा है, कौन उड़ता हुआ मध्य प्रदेश बना रहा है, तो क्यों ना मंत्री जी से सख्त तरीके से पूछताछ करी जाए ताकि ये उनको बताने का काम करें। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में ड्रग्स पकड़ी गई हैं। सबसे पहले भोपाल में 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाने की सामग्री मिली थी, ये पूरी फैक्ट्री थी। वहीं इसके बाद झाबुआ में 168 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद हुई, जबकि मंदसौर जिले में भी ड्रग्स पकड़ी गई थी। ड्रग्स का कई राज्यों से कनेक्शन भी सामने आ रहा है, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस और नारकोटिक्स की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराना चाहती है। इसको लेकर बड़े स्तर पर तैयारी पूरी कर ली। प्रदेश में एक साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की गई है। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए, क्योंकि आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। एक साथ प्रदेश के भीतर कैसे चुनाव संभव हो सकते हैं, रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव कराने का फुल प्रूफ फॉर्मूला तैयार हो चुका है। इसको लेकर आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंप दी। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश के भीतर नवंबर-दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। वहीं एक साथ चुनाव कराने पर सियासी चकल्लस भी शुरू हो गई। बीजेपी का तर्क है कि एक साथ चुनाव से समय, संसाधन और पैसों की बचत होगी। उधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने की साजिश हो रही है, इसलिए एक साथ चुनाव पर काम हो रहा है। दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं? दोनों का समय अलग अलग है, गठन का समय अलग अलग है, तो दोनों का चुनाव भी अलग अलग ही होना चाहिए। और आम पब्लिक से अगर राय ली जाए तो पब्लिक का एक कहना है कि दोनों चुनाव अलग अलग है, नगरीय के चुनाव और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव दोनों अलग अलग होना चाहिए। पब्लिक की भी डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव में भी और जहां भी कहीं दिखता है वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है, और इसीलिए वो चाहती है कि ये जो चुनाव है वो एक साथ कराया जाए, उसका लाभ सीधे सरकार को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये चाहती है। कांग्रेस अपने कंफ्यूजन की चिंता करे। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहा है, नेतृत्व के लिए कैसे लड़ाई हो रही है, कार्यकर्ता कंफ्यूज है कि हमारा नेता कौन है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार का विषय है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पूरी मजबूती से तैयारी कर रही है और समय पर सारे निर्णय होते चले जा रहे हैं और चुनाव की पद्धति का निर्णय भी समय पर हो जाएगा। फिलहाल कमेटी की रिपोर्ट में पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई। कमेटी ने इसमें कहा कि एक साथ चुनाव कराने से धन और पैसा दोनों की बचत होगी, विकास कार्यों में तेजी आएगी। वर्तमान में प्रदेश में दोनों चुनाव अलग अलग कराए जाते रहे हैं। इसके कारण प्रदेश में 2 बार आदर्श चुनाव आचार संहिता लगाई जाती है। इससे विकास कार्य बाधित होते हैं, प्रभावित होते हैं। 2 बार चुनाव कराने से मैन पावर अधिक लगता है। दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो इससे समय की बचत होगी, सब कुछ बच जाएगा। फिलहाल अब देखना होगा कि एक साथ चुनाव कराने का फॉर्मूला सक्सेस हो पाता है या नहीं। जगदलपुर बस्तर का दशहरा पर्व मोरिया दरबार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दौरान बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए, विकास कार्यों का पिटारा खोल दिया। मोरिया दरबार में साय सरकार नजर आई है। बस्तर दशहरा पर्व का यह मोरिया दरबार, जिसमें मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपए की घोषणा भी इस दौरान की। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की शान मोरिया दरबार सज चुका है। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरे की मोरिया दरबार रस्म मनाई जा रही है। जगदलपुर बस्तर के सिरहासार भवन में मोरिया दरबार लगा है, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने बड़ी सौगात दी। उन्होंने मोरिया दरबार को संबोधित भी किया।
उन्होंने कहा कि बस्तर के 5 जिले नक्सलवाद से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपुर में दशहरा पसरा जीवंत उदाहरण है। बस्तर दशहरा का शानदार पर्व है। इससे बस्तर आने वाले सैलानी बस्तर दशहरा पर्व की विशेषताओं को जान पाएंगे। इस साल बस्तर दशहरा की भव्यता बढ़ चुकी है। इसके लिए सरकार ने बस्तर दशहरा की राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। अब इस पर्व को पहले से अधिक भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। वहीं पिछले कार्यकाल में बने माड़िया सराय के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने 2,99,78,000 से अधिक की लागत के बस्तर दशहरा पर्व के विकास कार्य का लोकार्पण भी किया। यहाँ दंतेश्वरी मंदिर के समीप पुराने तहसील कार्यालय का जीर्णोद्धार किया। मुख्यमंत्री ने मुरिया दरबार की जमकर तारीफ की है, साथ ही कई बड़ी घोषणाएं की है। किरण देव जी जो प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, वो विधानसभा में भी केदार कश्यप जी भी सब मांग रखे थे कि 25 लाख कम पड़ता है, तो इसको सीधा बढ़ा के 50 लाख किए। 25 लाख को बढ़ा के सीधा 50 लाख किए। फिर से मांग आई है कि वो माड़िया सराय का ऊपर फिर भवन बनना चाहिए। उसका एस्टीमेट भी हमारे दशहरा समिति के अध्यक्ष और समिति वाले सब बनवा के हमको दिखा रहे थे, और शायद 50 लाख उसका लागत है। तो मैं माड़िया सराय के ऊपर तल निर्माण के लिए मैं 50 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। बस्तर दशहरा में लगने वाला मुरिया दरबार महत्वपूर्ण रस्मों में से एक है। इस रस्म में रियासत काल से बस्तर के राजा रियासत में रहने वाले लोगों की समस्याएं सुनते थे, मौके पर ही उनका निराकरण किया करते थे। मुरिया दरबार में प्रदेश के सीएम भी शामिल होते हैं। यही वजह है कि सीएम साय इसमें शामिल होने पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में 75 दिनों का आयोजन होता है। धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। इस पर्व में छत्तीसगढ़िया संस्कृति की भी झलक दिखाई देती है। बात सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।